गुड मॉर्निंग 8th क्लास। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, हमने जाना था और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, 36 दुनिया में मेगा बायोडाइवर्स कंट्री कौन कौन सी है, बायोडाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है ये समझा था। ठीक है, 36 हॉटस्पॉट के बारे में, 36 हॉटस्पॉट्स के बारे में जाना था। ठीक है, इंडिया में 4 हॉटस्पॉट आते हैं। थ्रेड्स टू बायोडाइवर्सिटी भी हमने जाना था। नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं फ्लोरा एंड फ्यूना। इसके आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा एंड फ्यूना बच्चों शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है तो किसी एक इलाके के जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियों को फ्लोरा एंड फ्यूना बोलते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। टॉपिक है हमारा फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा एंड फ्यूना, ओके। तो the plant found typically in particular area from the flora of that area. The term fauna represents the wild animal found in a particular place or particular geographical region. For example, trees of jamun, mango, guava, pine, cheer, oak, deodar, bamboo form the flora of Himachal Pradesh, and trees of the dhak, salai, jamun, arjun and bur from the flora of Rajasthan. Tiger, leopard, and antelope, sambar, चिंकारा, नीलगिरी, porcupine, hyena एंड वाइल्ड बोर रिप्रेजेंट दी फ्यूना ऑफ राजस्थान। तो ये बच्चों जीव जंतुओं के नाम बताए गए हैं, पेड़ पौधों के और जानवरों के नाम बताए गए हैं। इनके नाम है कुछ, ठीक है, अजीब, कुछ नाम सुने हुए हैं, कुछ अजीब हैं। ठीक है, तो फ्लोरा का मीन्स क्या है, फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा का मीन्स क्या है, फ्लोरा का मीन्स होता है प्लांट्स और फ्यूना का मीन्स होता है वाइल्ड एनिमल। किसी एक एरिया के सभी प्लांट्स को फ्लोरा बोलते हैं, किसी एरिया के सभी जानवरों को फ्यूना बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, फ्लोरा एंड फ्यूना का मतलब प्लांट एंड एनिमल ही होता है। तो ये एक नया नाम है फ्लोरा एंड फ्यूना, पर मतलब वही है, प्लांट्स को हम फ्लोरा बोलते हैं और फ्यूना यानी कि वाइल्ड एनिमल। तो क्या लिखा हुआ है, द प्लांट फाउंड टिपिकली इन अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम द फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। ठीक है, तो एक एरिया में मिलने वाले सभी प्लांट्स को क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, The term fauna represents the wild animal found in a particular place or particular geographical region. और एक इलाके में मिलने वाले सभी जानवरों को क्या बोलते हैं हम, एक इलाके में मिलने वाले सभी जानवरों को हम क्या बोलते हैं, फ्यूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूना बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्री, जैसे कि पेड़ की बात करें तो जामुन का पेड़, यहाँ आगरा में जामुन का पेड़, मैंगो का पेड़, गुआवा का पेड़, ठीक है, पाइन, चीर, ओक, डिओडर, बेम्बो, आगरा नहीं, हिमाचल प्रदेश में, किसमें, हिमाचल प्रदेश में बताया गया है। वैसे जामुन मैंगो वगैरह यहाँ मिल जाता है, यहाँ पे बताया गया है जामुन का, आम का, गुआवा, पाइनएप्पल, चीर, ओक, डिओडर, बेम्बो, ये सारे के सारे पेड़ पौधे कहाँ मिल जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में मिल जाते हैं, हिमाचल प्रदेश स्टेट में मिल जाते हैं। तो ये वहाँ के क्या कहलाएंगे, फ्लोरा कहलाएंगे, क्योंकि ये सारे पेड़ हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ की बात करें तो बरगद का, पीपल का, आम का, नीम का पेड़ मिल जाता है, तो ये यहाँ के क्या है, फ्लोरा है। ठीक है, फ्यूना की बात करें तो फ्यूना की यदि हम बात करें, दी ट्रीज ऑफ ढाक, सलाई, जामुन, अर्जन एंड बेर फ्रॉम दी फ्लोरा ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान स्टेट की बात करें तो वहां पे ढाक का पेड़, सलाई का पेड़, जामुन का, अर्जन और ये सारे पेड़, अर्जन एंड बेर, ये सारे पेड़ कहाँ मिल जाते हैं, राजस्थान में मिल जाते हैं। तो राजस्थान के क्या है, फ्लोरा है। ठीक है, इसके बाद कुछ जानवरों के नाम बताए गए हैं, जैसे टाइगर, लियोपर्ड, एंटीलोप, सांबर, चिंकारा, नीलगिरी, पोरू पोर्क्यूपाइन, हाइना एंड वाइल्ड बोर रिप्रेजेंट दी फ्यूना ऑफ राजस्थान। तो ये जो जानवर हैं, ये जो नाम बताए गए हैं, टाइगर, लियोपर्ड, एंटीलोप, एंटीलोप एक तरीके का हिरन टाइप होता है, हिरन होता है, सांबर, चिंकारा, ये सारे जानवर जो हैं, नील गाय, ठीक है, पोर्क्यूपाइन, पोर्क्यूपाइन पता नहीं है, ये मैंने पहली बार सुना है, पोर्क्यूपाइन, हाइना, वाइल्ड बोर, ये जो है वो राजस्थान के जानवर हैं, तो इनको राजस्थान का फ्यूना बोलेंगे। दीज आर फ्यूना ऑफ राजस्थान। ठीक है, समझ में आ गया फ्लोरा क्या होता है, फ्यूना क्या होता है। कुछ नहीं, प्लांट्स एंड एनिमल का नाम बताया गया है। किसी एक इलाके में रहने वाले सभी प्लांट्स को फ्लोरा बोलेंगे, किसी एक इलाके में रहने वाले सभी जानवरों को फ्यूना बोलेंगे। एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, देखें एंडेमिक स्पीसीज। Some species of plants and animal are found exclusively in a particular area and do not occur naturally anywhere else. Such species are called the endemic species. To
दैट स्टेट, कंट्री और जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलते हैं और पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलते हैं और पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलते, तो ऐसे जानवरों को हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था एंडेमिक स्पीसीज के एग्जांपल भी मैंने दिए थे। क्या दिया था, मैंने बताया था कंगारू। कंगारू केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है दुनिया में, तो वो वहां की क्या हो गई, एंडेमिक स्पीसीज हो गई। इसी तरीके से भारत में मिलने वाला जो हाथी है वो केवल भारत में ही मिलता है और दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता, तो वो यहाँ की क्या हो गई, एंडेमिक स्पीसीज हो गई। गंगा नदी में मिलने वाली डॉल्फिन, उसको क्या बोलते हैं, गंगा डॉल्फिन बोलते हैं। गंगा डॉल्फिन केवल गंगा नदी में ही मिलती है और दुनिया की किसी नदी में देखने को नहीं मिलती, यानी कि वो क्या है, एंडेमिक स्पीसीज है। तो समझ में आ गया, ऐसे जीव जंतु या जानवर जो केवल एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलते हैं उनको हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, some species of plant and animal are found exclusively in particular area and do not occur naturally anywhere else। नेचुरली वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। यदि इंसान यहाँ से गंगा की डॉल्फिन को पकड़ के ले जाके किसी और नदी में छोड़ दे वो बात एक अलग है, लेकिन नेचुरली गंगा नदी की डॉल्फिन गंगा नदी में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती, तो वो क्या हो गई, एंडेमिक स्पीसीज हो गई। सच स्पीसीज आर कॉल्ड द एंडेमिक स्पीसीज। तो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले स्पीसीज को एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, टू दैट स्टेट, कंट्री और जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, किसी यदि स्टेट में मिलती है एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो वो पर्टिकुलर स्टेट की एंडेमिक स्पीसीज है। यदि किसी कंट्री में मिलती है तो पर्टिकुलर कंट्री की एंडेमिक स्पीसीज है। यदि किसी कॉन्टिनेंट में मिलती है तो एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की स्पीसीज है। ठीक है, ओके, जैसे कि जेब्रा, जेब्रा जो है वो कहाँ मिलता है, केवल अफ्रीका में मिलता है और कहीं नहीं मिलता, तो वो वहां की एंडेमिक स्पीसीज है। ठीक है, जैसे कि लाइन, बब्बर शेर, जो बब्बर शेर होता है ना, बब्बर शेर वो इंडियन लाइन है, इंडिया में मिलने वाला शेर है। वो कहाँ मिलता है, वो केवल और केवल गुजरात के गिर जंगल में मिलता है, गुजरात के गिर जंगल में मिलता है, तो वो क्या हो गई, एक एंडेमिक स्पीसीज हो गई। लायन या बब्बर शेर इज एन एंडेमिक टू गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। तो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में मिलती है जो बब्बर शेर, वो क्या है, वो वहां की, वो यहाँ की गुजरात की एंडेमिक स्पीसीज है। हिमालयन वेजल्स इज एंडेमिक टू हिमालयन रीजन। तो हिमालयन रीजन में वीजल्स नाम से एक आई थिंक ये पंछी होता है, तो वो मिलता है, वो वहां की एंडेमिक स्पीसीज हो गई। ठीक है, स्नो लियोपर्ड इज एंडेमिक टू हिमालयन रेंज फाउंड फ्रॉम कश्मीर टू सिक्किम। ठीक है, तो इंडिया के कई सारे स्टेट हैं जो पहाड़ी इलाके वाले स्टेट हैं, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, और नेपाल जो है, नेपाल, नेपाल इंडिया में नहीं आता, लेकिन ये सारे जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट में जो पहाड़ी इलाकों में एक शेर मिलता है, एक टाइगर मिलता है, सॉरी, तो तेंदुआ मिलता है, स्नो लियोपर्ड बोलता है, जो बर्फ में रहने वाला तेंदुआ होता है, वो इन पहाड़ी इलाकों में मिलता है। तो वहाँ ये यहाँ की क्या हो गई, एंडेमिक स्पीसीज हो गई। क्या हो गई, एंडेमिक स्पीसीज। वाइल्ड मैंगो एंड दी साल ट्री फॉर्म एंडेमिक फ्लोरा ऑफ दी पचमार्टी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, पचमारी बायो रिजर्व, पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां पे वाइल्ड मैंगो, वाइल्ड मैंगो यानी कि जंगली पेड़ होता है, जंगली आम का पेड़ होता है, जंगली आम का पेड़, और साल का पेड़ जो होता है वो पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है। तो ये वहां का क्या होगा, एंडेमिक स्पीसीज हो गई। ठीक है, अब ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे समझाना था एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, आई थिंक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। The existence of endemic species is often threatened due to the introduction of the exotic species from the some other geographical region। ठीक है, तो जो एंडेमिक स्पीसीज होती है, किसी पर्टिकुलर एरिया की स्पीसीज होती है, यदि वहां पे एक्सोटिक स्पीसीज किसी दूसरी जगह की स्पीसीज को लाके छोड़ दिया जाए, तो उन वहां की नेटिव स्पीसीज जो वहां पे रहती आई हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल मैंने कल बता दिया। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को बचाना। अब हमने इतना सब कुछ जाना, फ्लोरा क्या होता है, फ्यूना क्या होता है, तो कुछ फ्लोरा फ्यूना से घबराने की जरूरत नहीं है। फ्लोरा फ्यूना मैंने बता दिया, प्लांट्स को फ्लोरा बोलते हैं एंड फ्यूना बोलते हैं जानवरों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब इस विविधता को बचाए रखना, इतने सारे पेड़ पौधे जानवरों की प्रजातियों को बचाए रखना कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसेंशियली इंप्लाइज, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसेंशियली इंप्लाइज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है पेड़ पौधों की विविधता को बचाना और जानवरों की विविधता को बचाना। तो ये लिखा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ, हेडिंग लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें लिखा है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसेंशियली इंप्लाइज।
कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मीन्स ये होता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि कंजर्वेशन जंगलों को बचाना और जंगली जानवरों को बचाना ही कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। इसके बाद क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे होगा, क्या होगा, क्या होता है वो पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगलों को बचाना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मीन्स जंगलों को बचाना। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7, आपने क्लास 7 में पढ़ा था द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन ह्यूमन लाइफ, जंगल का कितना ज्यादा महत्व है इंसान के जीवन में। यदि फॉरेस्ट नहीं होगा तो आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, यदि फॉरेस्ट नहीं होगा तो आपको इतने अलग अलग तरीके की लकड़ियां नहीं मिलेंगी, यदि फॉरेस्ट नहीं होगा तो इतने अलग अलग तरीके के चिड़िया नहीं मिलेंगी, चिड़िया पंछी वगैरह नहीं मिलेंगे, यदि फॉरेस्ट नहीं होगा तो आपको इतने अलग अलग तरीके के फल फ्रूट नहीं मिलेंगे उनको। यदि आपके पास फॉरेस्ट नहीं होगा तो आपको अलग अलग चीज़ों की दवाई बनाने के लिए जंगली जो जड़ी बूटी हैं वो नहीं मिलेंगी। यदि आपके पास जंगल नहीं होगा तो अलग अलग तरीके की रस्सी वगैरह जो है और अलग अलग तरीके के केमिकल्स वगैरह जो हम वहाँ से बना सकते हैं वो नहीं मिलेंगे। यदि आपके पास जंगल नहीं होंगे तो अलग अलग किस्म के फल फ्रूट नहीं मिलेंगे, फ्रूट नहीं मिलेंगे, अलग अलग खुशबू वाले फूल नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो जंगल हमारे लिए बहुत जरूरी है। दे आर डिस्क्राइब एज नेचुरल ट्रीजर्स एंड नेचुरल लंग्स, वी कैन डिस्क्राइब फॉरेस्ट एज वेल ऑर्गेनाइज कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना ऑन दी अर्थ। ठीक है, क्या कह रहा है ये, तो आपने 7th क्लास में इंसान की जिंदगी में फॉरेस्ट का मीन समझा होगा। दे आर डिस्क्राइब एज नेचुरल ट्रीजर, ये क्या है हमारे लिए नेचुरल खजाना है, ट्रीजर मीन खजाना। ठीक है, ये कुदरत का खजाना है हमारे पास। ठीक है, आप चले जाओ रेगिस्तान में, कोई पेड़ पौधा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई जानवर नहीं है। ठीक है, तो क्या है वहां पे चीज की कमी है, वो लोग चाहते हैं कि हम ऐसे देश में होते जहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं, और जो जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे इतने सारे जानवर हैं, हमें उनकी कदर ही नहीं, हम मारे दे रहे हैं उनको, वाइल्ड लाइफ को खत्म किए दे रहे हैं। ठीक है, यदि हम खत्म कर देंगे तो यहाँ पे भी एक जंगल रेगिस्तान ही बन के रह जाएगा। और मैं तुम्हें बता दूं इंडिया में रेगिस्तान की एरिया बढ़ता जा रहा है। एरिया पहले राजस्थान में था, अब राजस्थान से धीरे धीरे यूपी में बढ़ता जा रहा है, यूपी में भी, आगरा में भी बढ़ रहा है। ठीक है, यदि हमने पेड़ पौधों को नहीं बचाया तो पूरा का पूरा आगरा रेगिस्तान बन जाएगा, ऐसे ही पूरा देश बन जाएगा रेगिस्तान। दे आर डिस्क्राइब एज दी नेचुरल टीजर एंड नेचर्स लंग। ठीक है, ये नेचुरल टीजर कहलाते हैं, जैसे हम सांस लंग से लेते हैं, फेफड़ों से लेते हैं, उसी तरीके से पूरे संसार को जो ऑक्सीजन देता है वो कौन देते हैं, फॉरेस्ट ही देते हैं। पूरे संसार को जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो किन से मिल रहा है, इन जंगलों से ही मिल रहा है। We can describe forest as well organized community of flora and fauna on the earth। तो हम फॉरेस्ट को क्या मान सकते हैं, हम फॉरेस्ट को मान सकते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत अच्छे से बनाई हुई, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की हुई फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ नेचर, नेचर के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड पार्टी मान सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप मान सकते हैं। धरती पे बहुत सारे पेड़ पौधे और फ्लोरा एंड फ्यूना का क्या है, एक कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है, उसको क्या बोल सकते हैं हम, फॉरेस्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फॉरेस्ट बोल सकते हैं। कहने का अर्थ क्या है समझा देते हैं। ये यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई, ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग बनाई, बहुत सारे फ्लैट होंगे यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे कई सारी फैमिलीज रहेंगी इस फ्लैट्स में। ठीक है, तो ये पूरे सारे लोग मिलके क्या बना लेंगे, कम्युनिटी बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब एक सोसाइटी बना लेंगे, कम्युनिटी बना लेंगे, मतलब एक झुंड बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि सूरज गोविंद स्कूल है, सूरज गोविंद स्कूल है, इसमें बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, तो इनने अपनी खुद की क्या बना रखी है, कम्युनिटी बना ली, अपनी खुद की कम्युनिटी बना ली, मतलब एक सोसाइटी बना ली है, एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, अपना खुद का एक ग्रुप बना लिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सूरज गोविंद स्कूल बोल रहे हैं। तो इसी तरीके से नेचर ने, कुदरत ने सभी जानवरों की और पेड़ पौधों की एक सोसाइटी बनाई है, एक ग्रुप बनाया है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, उसको हम बोल रहे हैं फॉरेस्ट। क्या बोल रहे हैं, फॉरेस्ट। ये बोल रहा है, वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि फॉरेस्ट क्या है। फॉरेस्ट एक ग्रुप है बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का, जो नेचुरली बनाया है, कुदरत ने बनाया है, इंसान ने नहीं बनाया। आगे बढ़ते हैं, चलिए समझ गए होंगे इतना तो। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या कारण है डिफॉरेस्टेशन के, जंगलों को खत्म करने के क्या क्या कारण है। डिफॉरेस्टेशन क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पस। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जंगलों को खत्म करना। और डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जंगलों को खत्म करना, क्यों, जमीन की जरूरत के लिए। जब भाई पेड़ पौधे जंगल कहाँ पे होंगे, जमीन पे होंगे, तो जमीन की जगह को चाहिए, किसके लिए, खेती के लिए, स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए।
घर बनाने के लिए, तो इन जंगलों को खत्म कर दिया गया। तो ये यही क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। This poses a serious threat to our resources, economy, quality of life and our environment. The causes of deforestation are, तो ये लिखा है, इससे क्या होता है, एक बहुत ही बड़ी समस्या क्रिएट होगी, ठीक है। दिस पजेज अ सीरियस थ्रेट, इससे क्या हुआ है, वास्तव में बहुत ही गंभीर समस्या खड़ी हो गई है टू अवर रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज के लिए। देखो भाई, जंगल नहीं होंगे तो मिट्टी अच्छी नहीं होगी, मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो खेती अच्छी नहीं होगी, खेती अच्छी नहीं होगी तो पेड़ पौधे और जानवर नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे सॉरी खेती नहीं होगी तो हमें खाना नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ यदि जंगल नहीं होंगे तो वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो जंगल नहीं होंगे तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो अलग अलग किस्म के जीव जंतु नहीं होंगे, जीव जंतु नहीं होंगे तो हमें अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट नहीं मिल पाएंगे, हम अलग अलग किस्म की चीजें नहीं मिल पाएंगी जो हमें जानवरों से और पेड़ पौधों से मिलती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दिस पजेज अ सीरियस थ्रेट, इससे क्या होता है, बहुत ही रियल में बहुत ही गंभीर खतरा पैदा हो गया है, बहुत ही गंभीर खतरा पैदा हो गया है, किसको, टू अवर रिसोर्सेज, हमारे संसाधनों को, रिसोर्सेज को, ठीक है। इकोनॉमी, पैसे को भी नुकसान हो रहा है, पैसे को भी बहुत नुकसान हो रहा है। सोच के देखो, एक नदी है, मैं इकोनॉमी का मतलब समझाता हूँ, पैसे से कैसे नुकसान हो रहा है भाई। एक नदी है, आप लोग सब हिंदू हो, आप लोग मांस मछली नहीं खाते हो, लेकिन मान के चलो कोई खाता है, ज्यादातर दुनिया में लोग खाते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, ये नदी है, ठीक है, ये तालाब है, मान लो तालाब है, ठीक है, ये तालाब है, इसके अंदर 1000 मछलियां हैं, कितनी है, 1000 फिश, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, इसी तालाब में प्लांट्स हैं, ठीक है। अब ये 1000 मछलियां क्या होंगी, एक साल बाद, 1 साल बाद 1000 मछलियों के क्या होंगे, बच्चे होंगे, अंडे होंगे, और उनसे वो बच्चे बनेंगे, वापस से फिश बन जाएंगे। कितनी हो जाएंगी अगले साल बढ़ के ये कितनी हो जाएंगी, 2000 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 2000। अब इंसान ने क्या किया, इन मछलियों को पकड़ा, 1000 मछली को खा गए, ठीक है, खा लिया, तो अब कितनी रह गई, वापस से 2000 हो गई थी, वापस से 1000 रह गई, ठीक है, 1000 इंसान ने ले ली। फिर अगले साल क्या होगा, फिर 1000 बढ़ेंगी, फिर 1000 ले लेगा इंसान, फिर 1000 ले लेगा, हर साल 1000 पैदा हुआ करेंगे, हर साल 1000 इंसान ले लिया करेगा। तो एक ये क्या है, 1000 मछलियों को क्या होगा, इंसान पकड़ेंगे, पकड़ के क्या होंगे, उसको बेचेंगे, ठीक है, लोग बाग खरीदेंगे उसको। तो खरीदने वाला क्या कर रहा है, खरीदने वाले को तो खाना मिल गया मछली के रूप में, और बेचने वाले को क्या मिल गया, पैसा मिल गया। और पैसा मिला क्या, बस वो एक जाला लेके गया, एक जाला जाला ले जाके तालाब में से मछली निकाल ली और ले जाके बेच दी, तो क्या होगा, उसकी कमाई हो गई या नहीं हो गई। तो इस तरीके से वो एक कमाई कर रहा था। अभी क्या हुआ, यहाँ पे लोगों ने क्या किया, इस पानी को सुखा दिया, तालाब को सुखा दिया, और यहाँ पे ये जमीन पे क्या बना दिया, घर बना दिया, ये जमीन पे रोड बना दी, यहाँ पे जमीन पे रोड बना दी। अब ये मछलियां मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी। तो एक इंसान जो मछलियां बेच के कमा रहा था वो खत्म हो गया उसका बेचना, जितने लोगों को यहाँ खाना मिल रहा था वो खाना भी खत्म हो गया, ठीक है। इस तरीके से पैसे का नुकसान होता है, ठीक है। और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे कि अब कुछ लोग कहेंगे भाई मार रहे हैं यहाँ पे, ये है वो है, तो समझ लो, इस दुनिया में इंडिया को हटा दो, इंडिया को हटा दो, इंडिया को छोड़ के दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे क्या नहीं होता है, मीट नहीं खाया जाता, जहाँ पे क्या नहीं खाया जाता, मीट नहीं खाया जाता। दुनिया में हर जगह मीट खाया जाता है, इंडिया को छोड़ के। इंडिया में भी सभी लोग ऐसे नहीं है जो मीट नहीं खाते। इंडिया में 60% लोग मीट नहीं खाते, 40% लोग खाते हैं, ठीक है, सॉरी 60% लोग मीट खाते हैं, जबकि 40% मीट नहीं खाते। तो तुम सोच लो, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में केवल और केवल इंडिया में लोग मीट नहीं खाते, मांस नहीं खाते, और इंडिया में भी केवल और केवल 40% लोग मांस नहीं खाते, बाकी के 60% खाते हैं, ठीक है। ये खाते तो हैं लेकिन कम खाते हैं, मतलब एक हफ्ते में एक बार खा लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से खाते हैं, लेकिन खाते हैं। तो आप सोच सकते हो, तो इन सबको ये मछली मिल रही है खाने के रूप में, तो आप अपने से कंपैरिजन मत करो, आप बहुत कम लोगों में आते हो जो मीट नहीं खाते, मांस नहीं खाते। ज्यादातर लोग खाते हैं, ज्यादातर लोग खाते हैं, मैं नहीं खाता। ज्यादातर बच्चे पूछेंगे सर आप खाते हो, नहीं मैंने कभी नहीं खाया, मैंने अंडा भी कभी नहीं खाया, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी बात, मुर्गी, बहुत सारी मुर्गी पाल ली गई, मुर्गी पालने के बाद क्या हुआ, उनके अंडा ले लिया गया। तो इस तरीके से हमें किसी ना किसी तरीके से जंगल जो है वो पैसे की कमाई भी करवाते हैं। अब भाई क्या है, यहाँ पे जंगल है, जंगल में से एक पेड़ काट लाया करिए, और क्या करोगे आप, एक साल के अंदर 100 पेड़ उगाते हैं एक जंगल में, एक साल में
एक जंगल में 100 पेड़ उगाते हैं, आप 50 पेड़ काट के बेच रहे हो लकड़ी उसकी फर्नीचर बनाने के लिए या किसी और सामान के लिए, तो क्या होगा, आप अपना काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो इस तरीके से आपकी कमाई हो रही है नहीं हो रही है। और हर साल क्या होता है, 100 पेड़ उगाते हैं तो आप 50 काट लाते हो या 100 काट लाते हो, तो कोई जंगल को फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने बहुत लंबे स्केल पे जंगल ही खत्म कर डाले तो पेड़ आएंगे नहीं आएंगे, तो फिर उससे तुम फर्नीचर बना पाओगे नहीं बना पाओगे, तो क्या होगा, आपको नुकसान होगा, पैसे से नुकसान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जंगल क्या करता है, हमारी कमाई भी करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अवर एनवायरमेंट, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी, यदि आपको जंगल नहीं होगा तो आपको अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और यदि जंगल नहीं होगा तो बरसात भी नहीं होगी, बरसात भी कम होगी, और ये तो बरसात कम होगी, इसके साथ साथ यदि जंगल नहीं होगा बरसात भी कम हो रही है, पहली बात। ठीक है, इसके साथ साथ जो मिट्टी है, मिट्टी भी उड़ उड़ के चली जाएगी, मिट्टी भी उड़ उड़ के चली जाएगी, तो उससे क्या होगा, रेगिस्तान की एरिया भी बढ़ता है, रेगिस्तान का एरिया भी बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से जंगल बहुत तरीके से हमें फायदा पहुंचाता है। ठीक है, यही बताया गया है यहाँ पे। दी कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन बता, तो ये बताया गया है कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, दी कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर मैन मेड कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन को पहले तो बताया गया है, मैन मेड डिफॉरेस्टेशन क्या है, मतलब इंसान के द्वारा किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो इंसान के द्वारा कैसे हो रहा है, ह्यूमन बींग आर फिलिंग ट्रीज फॉर प्रोक्योरिंग लैंड फॉर human beings are felling trees for the procuring land for cultivation of crops, vegetable and fruits and for building houses, factories, road etc. ठीक है, तो इंसान क्या कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है, पेड़ों को फेलिंग ट्रीज, पेड़ों को काट रहा है किसके लिए, जमीन के लिए, जमीन किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, खेती करने के लिए, ऑफ क्रॉप्स, वेजिटेबल, सब्जियां उगाने के लिए, एंड फ्रूट, फल फ्रूट उगाने के लिए, एंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, अपना घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। क्लियरिंग लैंड फॉर माइनिंग, ठीक है, जमीन को क्लियर कर रहा है, जंगल खत्म कर रहा है, क्यों, माइनिंग के लिए। माइनिंग क्या, धरती से खोद के, धरती को खोद के जब हम क्या निकालते हैं, कोयला पेट्रोल डीजल, कोयला पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल नहीं मिलता, क्रूड ऑयल मिलता है, कोयला, क्रूड ऑयल। ठीक है, अलग अलग मेटल्स जैसे कि लोहा, चांदी, सोना, इन सब के लिए इंसान क्या करता है, धरती को खोदता है। धरती को खोदने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, जंगल खत्म करना पड़ता है। तो माइनिंग की एक्टिविटी इसे बोलते हैं माइनिंग, धरती को खोद के लोहा, सोना, चांदी वगैरह निकालना, कोयला निकालना, इसको माइनिंग बोलते हैं। तो जमीन को क्लियर कर रहा है किस लिए, माइनिंग के लिए, जंगल खत्म कर रहा है माइनिंग के लिए। कटिंग ट्रीज फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड फॉर ऑब्टेनिंग फायर। ठीक है, तो आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहा है, आग जलाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल कर रहा है, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल कर रहा है, तो इन सब के लिए क्या किया जा रहा है, पेड़ को काटा जा रहा है। तो ये कारण रहे हैं डिफॉरेस्टेशन का। नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो नेचुरली एक तो इंसानों ने जंगल खत्म किया, एक कुदरत की नेचुरली भी डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगल खत्म होते हैं, वो क्या कारण है, वो कारण है सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर, सेवर, ड्रॉट, फ्लड, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स, पेस्ट एंड वायरल एंड फंगल डिजीज ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो नेचुरली कैसे जंगल खत्म हो जाते हैं, या तो फॉरेस्ट फायर लगे, जंगलों में आग लग जाती है, उत्तराखंड में आग लग गई थी पिछले साल, लगभग लगभग 1 महीने तक जलती रही थी। ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर से बहुत बड़ा जंगल खत्म हो जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर का कारण कभी कभार इंसान भी होता है, इंसान आग लगा देता है, तो वो मैन मेड कॉज में आ जाएगा। कभी कभार क्या होता है, गर्मी की वजह से अपने आप आग लग जाती है, तो वो फॉरेस्ट फायर कहलाती है, और उससे क्या होता है, पूरा का पूरा ये बहुत लंबा एरिया जंगल का खराब खत्म हो जाता है। ठीक है, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी, वो आग 1 महीने चली थी, और उस एक आग के अंदर 5 करोड़ अलग अलग किस्म के जानवर मर गए थे। ठीक है, ये बहुत बड़ी आग थी, ये बहुत बड़ी। ऑस्ट्रेलिया के सभी हीरो हीरोइन एक्ट्रेस वगैरह उन सबों ने उस जंगल की आग की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए करोड़ों रुपए दान किया था, ताकि उस जंगल को दोबारा से खड़ा किया जा सके। ठीक है, 5 करोड़ अलग अलग किस्म के जानवर मर गए थे, अलग अलग किस्म के, मैं जानवर नहीं बोल रहा हूँ, 5 करोड़ जानवर मर गए थे, 5 करोड़ अलग अलग किस्म के जानवर मर गए थे, यानी कि शेर मर गया था। ठीक है, 5 करोड़ नहीं, आई थी 1 करोड़, 1 करोड़, मेरे को याद नहीं ठीक से, लेकिन 1 करोड़ों की संख्या में जानवर मरे थे, तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, सीवर ड्रॉट, बहुत खतरनाक रूप से सूखा पड़ जाए तो भी क्या होते हैं, जंगल खत्म हो जाते हैं। सूखा हो जाएगा तो क्या होगा, जंगल को पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पेड़ पौधे मरने लग जाएंगे, पेड़ पौधे मरेंगे तो जानवर भी मर जाएंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, सीवर ड्रॉट हो जाता है, तो भी क्या होता है, नेचुरली रूप से जंगल खत्म हो जाते हैं। फ्लड, यदि बाढ़ आ जाए तब भी जंगल खत्म हो जाते हैं। अर्थ के भूकंप आ जाए तब भी जंगल खत्म हो जाते हैं। एंड लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड मतलब जमीन खिसक जाती है, जमीन बैठ जाती है, तब भी क्या होते हैं, बहुत पेड़ वेड़ टूट जाते हैं, तो क्या होता है, जंगल का मतलब बहुत जंगल खत्म हो सकता है। ठीक है, पेस्ट एंड वायरल एंड फंगल डिजीज ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट में होने वाली बीमारियां, पेड़ पौधों में होने वाली बीमारियां, जैसे कि
पेस्ट की वजह से, कीड़े मकोड़ों की वजह से कोई जंगल खत्म हो जाता है। जैसे कि एक जंगल में क्या हो जाए, बहुत सारे टिड्डे का दल आ जाए तो जंगल के सारे पत्तियां खा जाएगा, तो जंगल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, वायरल कोई बीमारी लग जाए, कोई फंगल बीमारी लग जाए या वायरल बीमारी लग जाए तो भी उससे जंगल खत्म हो सकता है। समथिंग मोर, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है, वो क्या है? All over the world, the forest cover has reduced from 7,000 million hectare in 1900 to 2,370 million hectare by the end of 20th century. ठीक है, सन 1600 की बात है, यानी कि कौन सी सेंचुरी है? 17th सेंचुरी है। कौन सी है? सॉरी, 1800 की बात है। ठीक है, कौन सी सेंचुरी है? 19th सेंचुरी है। कौन सी सेंचुरी है ये? 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इस दुनिया में कितने जंगल थे? इस दुनिया में 7,000, 7,000 मिलियन, 7,000 मिलियन, 7,000 मिलियन, मतलब कितना हो गया? मिलियन हेक्टेयर, मिलियन हेक्टेयर। तो 7,000 लिख लो। मिलियन का मतलब, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो लिख देंगे 10 लाख का गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, 7,000। और हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 1,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, गुणा कर लो, देखो क्या आता है, 1 2 3, और इसके कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5 6 हेक्टेयर, 1 2 3, 10,000, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, सॉरी 10,000 होता है। ठीक है, तो 4 जीरो इसके आ जाएंगे। ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर। इसमें 2 बार 1,000 का गुणा कर दो, 2 बार 1,000 का डिवाइड कर दो, तो 6 जीरो चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 जीरो, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कितना हो गया ये हो गया 7। 7 के पीछे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही जीरो हैं। ठीक है, इतने किलोमीटर स्क्वायर, इतना जंगल था, इतना जंगल था। कितना था? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर जंगल था। कब? 19वीं सेंचुरी में, यानी कि 1800 में। ठीक है, फिर इसके बाद 20th सेंचुरी। कब? 20th सेंचुरी, यानी कि सन 1900 तक, यानी कि 100 साल बाद ये कितना रह गया? ये रह गया 2370 मिलियन हेक्टेयर। सेम कहानी है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2370। फिर इसके पीछे कितने लगा देंगे? 3 जीरो और लगा देंगे, किलोमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कितना जंगल खत्म हो गया। ये कितना था और ये कितना रह गया? ठीक है, 1/3 रह गया। 100 साल के अंदर इंसान ने इतना जंगल खत्म कर दिया कि वो पहले का मुकाबले 1/3 रह गया, 1/3 जंगल। 1/3 जंगल 100 साल के अंदर इंसान ने खत्म कर दिया। ठीक है, ये तभी की बात है जब अंग्रेज इस देश में आए थे। ये कब की बात है? अंग्रेजों ने ही ये खत्म किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने, इंडिया में पहले इतने जंगल थे, चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। आज की डेट में इंडिया में जंगल खत्म हो गए हैं लगभग। ठीक है, इंडिया में लगभग जंगल खत्म हो गए हैं। यदि हम यूपी की बात करें, जिसमें आप रहते हो, यूपी में केवल और केवल 2% जंगल रह गया। पूरे यूपी में कितना जंगल रह गया? 2% बस। ठीक है, यानी कि यूपी के अंदर जंगल है ही नहीं। 2% का मतलब जंगल है ही नहीं, कहीं पे कोई जंगल नहीं। ठीक है, आप कहीं पे भी चले जाओ यूपी में, आपने देखा होगा पुराने जमाने में नाटक, तो वो ऋषि मुनि क्या करते थे? जंगल में चले जाते थे। लेकिन अब हम जंगल में जा ही नहीं सकते, क्योंकि जंगल बचे ही नहीं, खत्म हो गए बिल्कुल। 4/5 ऑफ द अर्थ फॉरेस्ट हैव ऑलरेडी बीन क्लियर्ड फॉर फ्रेगमेंटेड। ठीक है, और फ्रेगमेंटेड। ठीक है, तो इस दुनिया के लगभग 4/5 मतलब क्या हो गया? 4/5 जंगल खत्म हो गया है। रह कितना गया है? 1/5। 1/5 मतलब गुणा 100 कर दो, गुणा 100 कर दो, तो कितना हो गया? 5 दूनी 10, 20, 20, 80%। ये कितना हो गया? 20%। 80% इस दुनिया का जंगल इंसान ने खत्म कर दिया है। केवल 20% इस दुनिया का जंगल अभी बचा है। इस दुनिया का 20% जंगल ही बचा है। तो 20% जंगल बचा, 80% इंसान ने खत्म कर दिया। ऑन एन एवरेज 60 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड एवरी ईयर।
एक अंदाजा है कि 16 मिलियन 16 मिलियन यानी कि 1,60,00,000 1,60,00,000 हेक्टेयर, कितना हेक्टेयर जंगल हर साल खत्म कर दिया जाता है। अब भी हर साल इतना जंगल हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अच्छा अब हम जानने वाले हैं कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है? इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो जंगल खत्म होने का क्या परिणाम होगा? बच्चों आगे की क्लास में कर लेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। ये नया टॉपिक है, काफी लंबा है थोड़ा सा, तो इसको आज हम नहीं शुरू करके इसको कल शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, चलिए बाय बाय।